थोड़ा सा, क्योंकि बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स, बीजेपी संघ की इंटरनल इक्वेशन, विजय जी ने कितने दशक, विजय जी तीन दशक, 4 दशक, उतना बूढ़ा लग ही रहा हूं, 3 दशक लग नहीं रहे होते लग नहीं रहे होते थोड़ा। विजय जी अब ये भी बताइए, आज जो देवेंद्र फडणवीस का बयान था, उन्होंने कहा मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, और उनका पुराना वाला बयान करिए, याद करिए, जब उन्होंने एक कविता शेर पढ़ा था कि समंदर हूं लौट के आऊंगा, वो हारने के बाद विधानसभा में जब आए तब थे कहा था उन्होंने, समंदर लौट का। और आज कह रहे हैं आधुनिक अभिमन्यु हूं। किसके लिए कह रहे हैं वो? देखिए, पहले इस चुनाव की मतलब देवेंद्र जी तो अभिमन्यु भी हो गए, अर्जुन भी हो गए, किसी भी तरह से आप कह लें, अब तो अर्जुन भी हो गए वो जीत कर जिस तरह से आए हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है, इस चुनाव को देखें तो एक तो बड़ी जीत में बड़े कारण, यदि हम जीत पर चर्चा करें तो इसमें आरएसएस की बड़ी भूमिका है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आरएसएस ने ये पूरा चुनाव बड़ी शिद्दत के साथ लड़ा, झारखंड में भी लड़ा, भले ही वहाँ पर वो हारे हैं, नहीं हारे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो पूरी ताकत उसमें लग गई थी जो लोकसभा चुनावों में नहीं लगी थी। और फिर देवेंद्र फडणवीस जी उनके वैसे भी ब्लू आइड मैन हैं, तो उनके लिए भी वो काम बड़ा हुआ। और जिस तरह से 133 सीटें आई हैं, और आज की तारीख आपको याद है, आज 23 नवंबर है। मैंने कहा था 23 नवंबर को पिछली बार भी 2019 में देवेंद्र फडणवीस जी ने सुबह 6:30 बजे शपथ ली थी। हाँ बिल्कुल। और उसमें भी अजीत पवार साहब उप मुख्यमंत्री थे। तो इस सरकार में भी देवेंद्र फडणवीस जी की संभावना अब सबसे ज़्यादा है। उसकी एक और बड़ी वजह बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का स्थान तय किया वानखेड़े स्टेडियम। तो वो भव्य समारोह का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। वैसे वानखेड़े स्टेडियम में ही देवेंद्र फडणवीस जी ने 19 में भी शपथ ली थी, ठीक है। तो इसलिए अब मुझे ज़्यादा संभावना लग रही है, और 133 सीटों पर आ गए हैं। तो इसका दूसरा मतलब है कि एकनाथ शिंदे साहब इस सरकार में मंत्री नहीं होंगे, उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ऐसी संभावना के मैं हिसाब से कह रहा हूँ। कि बाकी तो क्या तय करते हैं, दुबे जी को पता होगा कि क्या तय हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री होंगे, और एकनाथ शिंदे जी शायद उप मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं हो। अजीत पवार साहब हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री रहें। देवेंद्र फडणवीस जी में और एकनाथ शिंदे जी में फ़र्क यह है कि देवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना के कमांडर हैं। उनको आदेश देना आता है, वो अनुशासित सिपाही नहीं है, और अभी उसी भूमिका में भी हैं। तो इसलिए फैसला भी उन्हीं का होगा, उन्हीं का फैसला होगा कि उनको तय करना है कि नहीं करना। उनको कोई कहने वाला नहीं है कि उनको क्या करना है नहीं करना है। तो इसलिए बहुत संभावना लग रही है कि ये हो। और 133 सीटों के बाद तो अब किसी के पास कहने का नहीं रहता कि, और उसमें दूसरी भूमिका संघ के बाद देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ी निभाई है। और देवेंद्र फडणवीस वो नेता हैं जिन्होंने योगी के नारे को, बटेंगे तो कटेंगे को, सबसे जोरदार तरीके से कहा। उसका नतीजा आप देखिए कि विदर्भ में, जहां पर सबसे मुश्किल था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां जातियों का, आरक्षण का, मराठवाड़ा, और वहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी जीत हासिल की, ठीक है। यदि इसको हम उसमें स्ट्राइक रेट में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 90% स्ट्राइक रेट रखी है, जो शायद ही किसी चुनाव में कभी रहती हो। वहां पर भी 148-49 लड़ी हैं, हाँ, तो वो और 133 तो 90% है। उनका शिंदे साहब का स्ट्राइक रेट 67-70 के करीबन है, 70% है, और अजीत पवार साहब का 60% है। अजीत पवार जी के लिए तो जैसे सब लोग चर्चा करते हैं, वो जहां हैं, जिन चीज़ों के लिए हैं, वो बहुत आनंद में है, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो अब एकनाथ शिंदे साहब क्या करते हैं, हो सकता है श्रीकांत जी को सरकार में ले लें केंद्र में, हो सकता है एकनाथ जी को ही बुला लिया जाए दिल्ली, लेकिन वो शायद महाराष्ट्र छोड़ना नहीं चाहेंगे कि किस तरह से छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। तो वो एक नई राजनीति चल रही है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कांग्रेस को लेकर, मैं सोच रहा था कि जैसे हम लोग चैनल पर भी बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी ऑडियंस क्या है, या कोई दुकान खोल रहा होता है तो वो अपने क्लाइंट को देखता है कि उसका क्लाइंट क्या चाहता है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कांग्रेस नहीं समझती हो, कि कांग्रेस को अपने क्लाइंटेल के बारे में शायद कन्फ्यूजन है। क्लाइंटेल का मतलब उसका वोटर कौन है, इसमें वो कंफ्यूज है कि क्या उस डायरेक्शन में वो जाना, या पता है तो उस डायरेक्शन में जा नहीं रही। नहीं विजय जी, ठीक है कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन ये भी तो समझिए, कांग्रेस की दुविधा भी तो समझिए, वोटर हैं कहां, बचा कहां है। ऐसे में नया वोटर अपने पास लाने के लिए, देखिए पॉलिटिक्स में मैं हमेशा कहता हूं कि 3 सीट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे लाइफ में भी होते हैं, कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंटिन्यूटी। ये तीनों ही चीजें कांग्रेस के पास नहीं है। कमिटमेंट अपना कोई आइडियोलॉजी पर नहीं है, कन्विक्शन इस बात पे नहीं है कि आप लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण की बात कर रहे थे, विधानसभा चुनावों में उसको आपने छोड़ दिया। कंटिन्यूटी किसी भी सब्जेक्ट पे नहीं रहती,
तो जो तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं पॉलिटिकल लाइफ में, वो तीनों वहां नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास तीनों हैं। वो जातिगत आरक्षण पर हार भी गए लोकसभा चुनावों में, तब भी वो हिंदुत्व के कार्ड से नहीं हटे। तो वो उनके कमिटमेंट भी है, कन्विक्शन भी है और कंटिन्यूटी भी है। तो वो तीनों चीज़ें वहाँ पर दिखाई नहीं देती। जैसे अनिल जी ने कहा कि भाई हम हार की तरह से नहीं लेते इसको दूसरी तरह से, तो मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये कांग्रेस के पास राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 89वां मौका है मंथन करने का। 89th टाइम ये मौका है कि वो अपना मंथन करें कि क्यों नतीजे ये रहे। विजय जी ना हंसते हंसते तीर जो चलाते हैं, छोटी सी टिप्पणी, विजय त्रिवेदी हंसते हंसते चलाते हैं तीर, और वो तीर घाव करते हैं गंभीर। मानक जी एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं मैं। बोलिए आरपी सिंह जी, बोलिए जल्दी से। दीजिएगा भाई, हम विजय पे त्रिवेदी कितनी हुई है जी। तो मुझे 10 सेकंड दे दीजिएगा। विजय त्रिवेदी जी, आप शायद एंथनी कमेटी की रिपोर्ट भूल गए 2014 के चुनाव हारने के बाद। हाँ, वो भी ध्यान है, वो उसका भी जिक्र कर सकते फूल खा रही है। अगर हाँ, ठीक रिपोर्ट है, ही ठीक खोल है, ली वो भी होती तो ठीक है। चीजें कुछ सुधर गई। हम भी वो- जानते हैं कि हैं। ठीक है, वो ठीक है, वो सही है, हम भी ठीक है। जानते आरपी हैं सिंह कि जी ने विपक्ष ठीक है, मजबूत पॉइंट हो। टेकन, सही कह रहे हैं, पॉइंट टेकन। एक सेकंड,